देश को दांव पर युद्ध के आसरे लगाया जा सकता है? नहीं नहीं, इसमें सुधार कीजिए। क्या गद्दी को दांव पर लगाया जा सकता है? लेकिन क्या यह संभव है कि एक झटके में ऐलान हो जाए जाति जनगणना का और उसी झटके में यह महसूस होने लगे कि आपने कहीं पहलगाम से पल्ला झाड़ तो नहीं लिया? पहलगाम से पल्ला झाड़ तो नहीं लिया? जाति जनगणना मोदी सरकार करवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, जाति जनगणना पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। इन दो सवालों के बीच हमें लगता है बीते 72 घंटों में इस देश में जो कुछ भी हुआ है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला दिल्ली में चलता रहा। इस देश के रक्षा मंत्री हो, इस देश के विदेश मंत्री हो, इस देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, आईबी और रॉ के बड़े अधिकारी हो, सेना के तीनों प्रमुख हो, सीडीएस की मौजूदगी हो, और लगातार बैठकों का यह सिलसिला जारी है। और यह सवाल अभी भी भारी है, क्या वाकई कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार कर पाएगी? कश्मीर की सीमा यानी भारत की सीमा के पार जो आतंकवाद की जमीन है उसको नष्ट कर पाएगी? पाकिस्तान को लेकर जो सवाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख के भाषण के बाद से उठे हैं, क्या वो जवाब दिया जा सकेगा? और इन तमाम सवालों के बीच एक झटके में बीते 2.5 वर्षों से कम लगातार मौजूदा बीजेपी और मोदी सरकार जिस जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, एक झटके में आज कैबिनेट की बैठक हुई और फुल कैबिनेट बैठी और शोर मच गया। अब तो कोई सरकार फैसला लेगी, लेकिन झटके में सरकार ने जो फैसला लिया वह इस देश के भीतर की उस राजनीतिक उबाल का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर इस देश की वह राजनीति टिकी है जो कि सत्ता की अपनी कुर्सी को डिगा सकती है। और शायद यह एहसास क्या मौजूदा वक्त में ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को एक झटके में हो गया और उन्हें लगने लगा कि अब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। और कैबिनेट की बैठक के बाद अश्वनी वैष्णव जब सामने आए तो पत्रकारों की पूरी टीम बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन निर्णयों की फहरिस्त में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में बनने वाली सड़क का जिक्र किया गया, हाईवे का जिक्र किया गया, मेघालय से असम तक का। उसके बाद किसानों को राहत देने का जिक्र किया, उसमें भी गन्ना किसानों का जिक्र हुआ। और तीसरी सिचुएशन में आया कि जाति जनगणना पर सरकार फैसला ले रही है। जी नहीं, यह पहलगाम के बाद का भाषण नहीं है, यह भाषण पुलवामा के बाद का है। और फिर जरा आप कल्पना एक क्षण के लिए शुरू कर दीजिए, यह सोचते हुए कि कल रात जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, हाई लेवल की बैठक जो हो रही थी, उसके बाद रात में यह खबर आई कि प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुला हाथ दे दिया है, अब आप अपने तौर पर कार्रवाई कीजिए, फ्री हैंड है। यही फ्री हैंड 2019 में पुलवामा के बाद इसी तरीके से सेना को दिया गया था। तो क्या फ्री हैंड देने की कोई अवधि होती है कि आपको जो फ्री हैंड दिया जा रहा है वो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए? तो फिर तो बताना चाहिए कि कब आपने फ्री हैंड दिया और कब फ्री हैंड आपने ले लिया। हम सुनाएंगे पुलवामा के ठीक बाद का वो भाषण, और उस भाषण को सुनते वक्त आप अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि पहलगाम के बाद दिए गए भाषण और बड़े निर्णय और पुलवामा के बाद दिए गए भाषण में क्या आपको कोई अंतर नजर आता है? पुलवामा के आतंकी हमले में दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। कोई अंतर नहीं है पुलवामा के बाद दिए गए भाषण के शब्दों में और पहलगाम के बाद दिए गए भाषण के शब्दों में। सब कुछ तो वही है। इस देश के सामने उस वक्त भी आतंकवाद को लेकर सवाल था, आज भी सवाल है। उस वक्त भी सरकार ने कड़े और बड़े निर्णय लेने का वचन दिया था। पहलगाम के बाद भी कड़े निर्णय और कड़े फैसलों के साथ कड़ी कार्रवाई का जिक्र किया गया। तो क्या भाषण की शैली सिर्फ बदलती है, या इस देश के भीतर में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट महज
लोगों के भीतर के गुस्से को प्रधानमंत्री के भाषण में उसकी झलक आ जाए, इसको दिखाने के लिए लिखी जाती है। क्योंकि तमाम पानी से जुड़े हुए वैज्ञानिक अभी भी खोज रहे हैं वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें भारत एक झटके में सिंधु नदी का पानी रोक देगा और उस पानी का उपयोग अपने खेतों में करने लगेगा। वो एक प्रक्रिया के तहत होगा। सब कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा और आखिर में आपको इस देश की राजनीति में लौटना होगा। इसीलिए जाति जनगणना का फैसला आज एक झटके में ले लिया गया। जी नहीं, प्रधानमंत्री बेहद संवेदनशील हैं। वो जानते हैं कहीं चूक तो हुई होगी, इसीलिए उन्होंने आज यह फैसला लिया कि जो सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका नए सिरे से पुनर्गठन किया जाए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के जो पूर्व प्रमुख थे आलोक जोशी, उनको चेयरमैन बना दिया गया। और इन सब के बीच सीसीएस की बैठक भी हुई। फैसले तर फैसले लिए जा रहे हैं, आप इनकार नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल आपके जहन में यह होना चाहिए, जिन अधिकारियों को लाया गया जो रिटायर हो गए हैं, वो रिटायर 2014 के बाद हुए हैं, वो रिटायर पठानकोट के बाद हुए हैं, वो रिटायर पुलवामा के बाद हुए हैं। वही अधिकारी हैं, वही लोग हैं, उन्हीं के बीच से चीजें चल रही है। और इस दौर में एक अनूठा सच तो यह भी है कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों की टीम हो या प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो निर्णय लेने वाले या सलाह देने वाले लोग होंगे, वह भी आपको उसी 2014 के बाद की नौकरशाही की वही चेहरे नजर आएंगे जो कल तक किसी विभाग में सेक्रेटरी लेवल पर काम कर रहे थे, रिटायर हुए तो फिर उन्हें रख लिया गया। करना है भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला कामयाब करके दिखाएंगे। पहला बड़ा सवाल है, इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की, सेनाध्यक्षों से मुलाकात की, आरएसएस के मुखिया से भी प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर मुलाकात की। यानी गद्दी कैसे चलती रहे, सरकार कैसे बनी रहे और इस देश के भीतर की राजनीति को साधने के कौन से तौर तरीके होंगे, उस पर संभल कर चला जाए, यह संदेश उन्होंने शुरू में देने की कोशिश जरूर की है। वो जानते हैं कि इस देश की इकोनॉमी और कॉरपोरेट के आश्रय सत्ता कैसे चल रही है और सरकार को अगर बने रहना है तो कॉरपोरेट का अहित नहीं होना चाहिए, बाजार इकोनॉमी डगमगानी नहीं चाहिए। कहां युद्ध की स्थिति में फंसते चले जाएंगे और क्यों फंसे हम उसमें। एक घटना तो इससे पहले हुई थी जिसमें 42 मरे थे, उससे पहले 7 मरे थे पठानकोट में भी, उड़ी में तो बाकायदा सेक्टर पर हमला हो गया था। एक लंबी फेरिस्त है। तो क्या देश को दांव पर युद्ध के आश्रय लगाया जा सकता है? नहीं, इसमें सुधार कीजिए। क्या गद्दी को दांव पर लगाया जा सकता है? भावनात्मक तौर पर उबाल देश के भीतर पैदा तो कर दिया गया, लेकिन उसको सहेजेगा कौन और सहेजे तो कैसे सहेजे? क्या वाकई यह भी सवाल है? यह सवाल हो सकता है क्योंकि इस दौर में विपक्ष भी इस सियासत को तो समझ गया और शायद इसीलिए तीसरा बड़ा सवाल यही है, पहली बार विपक्ष के पाले में सियासत की वह गेंद है जहां पर उसे तय करना है जाति जनगणना पर वो तालियां बजाए या पहलगाम को लेकर न्याय की मांग इस अंदाज में करे जहां पर यह साफ तौर पर दिखाई देने लग जाए कि पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री का भाषण और पहलगाम के बाद के भाषण में अगर अंतर नहीं है, अगर सरकार चलाने में कश्मीर नीति फेल हो गई है, कौन सी नीति कैसे अपनाएगा, उससे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जाति जनगणना पर तालियां बजाएं या पहलगाम पर न्याय मांगे। तय विपक्ष को करना होगा, शायद राहुल गांधी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।